बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे ऐसे राइटिंग पे। ऐसे राइटिंग पे बात करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप अभी इतना फ्री नहीं हैं, आप इस चीज़ को, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ये काम, ये बात और ये जो ट्यूटोरियल है आपके काम का नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ को सीखना है और करना है। जब ये आप सीख चुके होंगे तो ये मेरी सारी बातें आपको एग्जैक्टली जो मैं चाह रहा हूँ वैसे फिगर आउट करेंगी, आपकी हेल्प आउट करेंगी। अगर लेट्स सपोज आप अभी इतने फ्री नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, अभी आप इतना CSS के बारे में या ऐसे राइटिंग की स्किल आपकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो ये टॉपिक आपके लिए इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट चीज़ की समझ नहीं आती, तो जो रेलिवेंट होगी तो यही बात आपको सही तरीके से समझ आ पाएगी। तो अपने टॉपिक की तरफ हम बात करें तो ऐसे राइटिंग इनफैक्ट है क्या? ऐसे राइटिंग CSS का एक सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पेपर है। और दूसरे नंबर पे फेल कौन से लोग होते हैं उसकी वजह पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ऐसे राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पेपर है CSS का। लेकिन लोग इसको सबसे लाइट भी लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है CSS का हर पेपर, मैं आपको कहता हूँ, और हर एक पेपर में हर एक मार्क आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सम टाइम रिलेटिवली जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारी क्रूशल बन जाती हैं, क्रूशल होने की वजह से हम उसको इम्पॉर्टेंट कहते हैं। अदरवाइज़ जैसे पाक स्टडी या करंट अफेयर या इस्लामिक स्टडी की बात करें, इजी होता है, इसी तरीके से ऐसे राइटिंग भी इजी हो सकता है। हम उसको उतना अंडरस्टैंड करें जितना हमने इस्लामियात को समझने के लिए टाइम दिया है अपनी लाइफ में। हम क्लास फर्स्ट क्या बल्कि माँ की गोद से लेके इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं और करते रहते हैं। अल्टीमेटली हम हर क्लास में इस्लामिक स्टडी को पढ़ते हैं और एक ऐसी स्टेज आती है कि हम कहते हैं जी हम तो 2-3 दिन में इसकी तैयारी कर लेंगे, हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ये नहीं है कि वो आसान चीज़ है, असल चीज़ ये है कि हमने उस पर टाइम स्पेंड किया होता है, तो इसलिए वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो ऐसे राइटिंग भी कोई ना तो बहुत बड़ी कोई बला है, ना ही कोई इतनी वो हलवा है कि आप जब चाहें उठा के खा लें। तो इसके लिए एक आपका माइंड सेट क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान करता रहता है। जब तक उसको सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता या वो किसी गाइड करने वाले के पास नहीं जाता, तो ये चीज़ उधर ही रुकी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों को एक सेटिस्फाई रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए कि अभी जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी वर्किंग के बाद जो आप लोग एज ए स्टूडेंट या एज ए CSS एस्पिरेंट या ऐसे राइटिंग के स्टूडेंट के होते हुए आप वो काम नहीं कर सकते, वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ना इतना आपके पास टाइम होता है। करने को आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर पाता हो, लेकिन आप लोगों के पास इतना वो मैनेज करने का टाइम नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 ये एरिया आपका सारे का सारा अब ये समझें कि कवर है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में हम क्या क्या बातें करेंगे। वाई एस्पिरेंट्स फेल, कि ऐसे राइटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं, व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पूरी जो कहानी है या जो ऐसे को कवर हमने करना है या इसको करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। रोल ऑफ ट्यूटर, कि आप PhD डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपका ऐसे ठीक कर देगा, या आप खुद ही करने बैठ जाएं तो खुद ही सारा कुछ ठीक कर लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इज़ इट लक बेस्ड, क्या ये खुशकिस्मती है जब आप जाएं और आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक उठा लें जो 8-9 ऐसे दिए होते हैं CSS के पेपर में, और जो आप अटैम्प्ट करेंगे आपकी लक पे डिपेंड करता है। अगर आप वो ऐसे ना ले तो जो आपने लिया इस वजह से आप फेल हो गए, या जो आपने लिया आप पास हो गए क्योंकि आपने बस अल्लाह ताला पे छोड़ के कर लिया था, तो ये भी एक गलती है आपकी। आवर कोर्स ऑफ एक्शन, हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को किस तरीके से कवर करेंगे, और एंड पे के यही एंड पे भी ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी इसी बात पे होगी। और यहाँ से मैं स्टार्ट भी इसी बात पे करता हूँ कि अगर आप CSS के एस्पिरेंट हैं, अगर आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने आपके पास अभी से
जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वगैरह के लिए जा रहे हैं उनके पास 1.5-2 महीने हैं, और जो CSS के एस्पिरेंट हैं उनके पास तकरीबन 6 मंथ सॉलिड हैं और उसके बाद तकरीबन हाफ मंथ भी है। तो इट्स बेस्ट टाइम कि वो अपने इस चीज़ को मैनेज करें। अगर वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो कम से कम इस पूरे टॉपिक को अगर एक्सक्लूसिवली ऐसे को अगर कोई टाइम देना चाहता है तो 1 मंथ कम से कम उसको देना पड़ेगा, 1 मंथ एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को। क्योंकि जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, सरायत करने के लिए कुछ मैं ऐसी एक्टिविटी दूंगा जो भी इसका एस्पिरेंट होगा, जब तक वो एक्टिविटी नहीं करेगा वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। मैं उसको भले जितने भी बातें बताता रहूँ, जब वो चीज़ जो एक्टिविटी एंड पे मैं बताऊँगा उसको, तकरीबन उसके लिए 10 दिन चाहिए होंगे, 8-10 दिन, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए जब वो एक्टिविटी प्रॉपरली एक्टिवली और अपने जोश जज्बे और ध्यान हिम्मत के साथ करेगा तो इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग तब उसको समझ आएगा कि ऐसे राइटिंग इनफैक्ट होता क्या है। तो अगर किसी ने 200-250-500 वर्ड्स पे ऐसे लिखना है तो इट्स डज नॉट मीन कि वो प्रैक्टिकली कोई ना कोई एक्टिविटी करे। प्रैक्टिकल एक्टिविटी उन लोगों के लिए जिनने 2500 से लेके 3500 तक के अल्फाज CSS के पेपर में लिखने होते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेज है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ अपनी ये बता दूँ कि हम ये सारे का सारा जो प्लान है CSS की प्रिपरेशन का या जो ऐसे राइटिंग है ये भी कवर उसमें होगा। हम सारे का सारा वेबसाइट के थ्रू इसको मॉनिटर कर रहे हैं, इसको प्लान कर रहे हैं। भले आप किसी गाँव में रहते हैं, भले आप हाउस होल्ड वाइफ हैं, तो कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी टाइम दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, आप इस फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप विदाउट किसी ब्रेक के आप अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्लियर एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये सारे के सारे कंटेंट्स यूट्यूब पे इसलिए नहीं डालूँगा क्योंकि मैंने सीनियर ऑडिटर के जब यूट्यूब पे कंटेंट्स डाले थे तो मैनी एकेडमीज़ उन्होंने डाउनलोड किए और क्लासेस उधर ही स्टार्ट शुरू कर दी। मेरा मकसद क्या था, कम कीमत में लोगों को सर्विसेज देना, जबकि वही चीज़ 20-25 हज़ार लोग चार्ज कर रहे थे और लेक्चर सारे के सारे यूट्यूब से डाउनलोड करके मेरे CD में प्रोवाइड कर रहे थे और उधर प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि ये टॉपिक वाइज ये पहले आप सुने, उसके बाद आप क्लासेस जो है वो अंडरस्टैंड करें। चीज़ मेरी थी, कमाई कोई और कर रहा था, तो मैं ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखूँगा। सारे के सारे मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल इस वजह से नहीं होंगे, मैंने लॉजिक आपको बता दिया है। तो अभी हम बात करते हैं कि वाई एस्पिरेंट्स फेल। सबसे पहली जो रीज़न है, हमारी एक कॉमन बिलीफ है, हमारी एक अपनी एक मिस्टेक है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को फ्लॉप कर देते हैं, फेल कर देते हैं। क्या है कि हमने जो सिंस प्राइमरी से लेके मतलब 5वीं-6वीं क्लास से अगर हम अपनी बात करें तो हमने क्या किया था, ऐसे लिखना हमने शुरू कर दिया था। उर्दू में पहले लिखते थे, फिर इंग्लिश में लिखते थे, और द काउ, द कैट, द फलां, द टेबल, द पेन, इस पे हम ऐसे लिखते होते थे। और वो हमारे ऐसे राइटिंग की स्किल और प्रैक्टिस आज तक हमारे अंदर सरायत ऐसे कर चुकी है कि हम उस जो है वो हमारे जो एक कंसेप्ट बन चुका है, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो ये एक जो है हमारी बड़ी एक मिस्टेक है, जो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कॉमन बिलीफ है कि हम ऐसे को ईज़िली कर भी सकते हैं और ये इसको अहमियत हम देते नहीं हैं कि ये कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये कॉमन बिलीफ है हमारा जो है, हमारा वो गलत है जिसकी वजह से हम फेल होते हैं। क्योंकि हमारे जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन में अगर कहीं पे हमने प्रैक्टिस की थी तो हमने वो रट्टे लगाए थे चंद, और उन्हीं को जाके अप्लाई कर देते हैं। अंधाधुंध जाके हम जो है पहले हेडिंग्स बनाते हैं, जो हमारे माइंड में आती है लिखते जाते हैं, और उसके बाद ऐसे को बिस्मिल्लाह करके शुरू कर देते हैं और एंड तक लिखते जाते हैं, और फिर अल्फाज भी गिनते हैं और अपनी हेडिंग्स भी देखते हैं हमने इतना एक तीर मार दिया। जबकि वो चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है जो आप कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट CSS का ऐसे इस तरीके से नहीं होता। CSS का ऐसे के लिए आपको अलग से इसको एज ए टॉपिक, एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये इस टॉपिक पे भी इस पे हमारे तकरीबन 15 से 20 लेक्चर कवर होंगे। हम जो ऐसे राइटिंग को स्किल को लेके चलेंगे, टाइम भी स्पेंड होगा। ये इतना सादा नहीं है कि 2-3 लेक्चर्स में ही आपका कवर हो जाए। जब आप उन चीज़ों को विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमारा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते जाएंगे, लेक्चर्स के साथ आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, उस एक्टिविटी की बेस पे हमारे तकरीबन 15 से 20 एक्टिविटीज़ या लेक्चर्स कंटिन्यू चलते जाएंगे। तब जाके हम जो किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, हाँ हम अब इस सब्जेक्ट में ग्रिप कर चुके हैं। तो ग्रिप करनी है, एज ए सब्जेक्ट इसको लें, इसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ऐसे ना लें।
हो सकता है एक सिंगल लाइन का ऐसे है, लेकिन आपकी वो स्किल को बात कर रहा है। आपकी स्किल वो होगी तो आप इनहेंस उस पे काम कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। दूसरी इसमें कॉमन मिस्टेक जो है, लोग क्यों फेल होते हैं इसमें, जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 9 तकरीबन ऐसे आते हैं, CSS की बात कर रहा हूँ, 9 हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। अच्छा, इतना अगर इम्पॉर्टेंट हो तो एक क्यों नहीं दिया जाता, 9 क्यों दिए जाते हैं? एक वाइड एरिया दिया जाता है कि जो आपको असेस करेगा उसके लिए मीनिंगफुल नहीं है कि आप किस पे बात करते हैं। 2 चीज़ें हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम अहम है, एक कोई अगर क्रिश्चियन है उसके लिए क्रिश्चियनिटी अहम है। अब 2 चीज़ें लिखी हैं तो जो एग्जामिनर है वो कतन नहीं देखेगा, भले वो मुसलमान बैठा है, कि वो इस्लाम पे उसने लिखा है तो मैं इसको पास कर देता हूँ। दूसरे ने अगर फ़र्क किया, जो उसका मार्क करने वाला वो क्रिश्चियन बैठा है, किसी ने क्रिश्चियनिटी पे अटैम्प्ट किया, वो कहेगा कि ये तो क्रिश्चियन ही लड़का है या जो कैंडिडेट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ऐसी कतन बात नहीं है। आपके टॉपिक के रेलिवेंट होना आपके मोरल वैल्यूज से कतन कोई ताल्लुक नहीं रखता। आपकी उस राय पे कोई एक्शन नहीं लेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको असेस किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको असेस किया जाएगा। तो आप अपने आप को किस टॉपिक के बारे में ऑफर करते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे इस स्किल को असेस किया जाए, तो ये बड़ा क्रूशियल मैटर होता है। इसलिए मैंने आपको स्लो और बड़े धीमे अंदाज से बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे आपके पास जो 9 सब्जेक्ट दिए गए होते हैं, 9 टॉपिक दिए गए होते हैं, और हर एक का सब्जेक्ट अलग से होता है, मतलब वो किसी कोई फील्ड से है, किसी कोई फील्ड से है, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा लेते हैं। अगर आपने वो लिया होता तो ये आप कर लेते, ये कर लेते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपके पास सही तरीके से इस टॉपिक की ग्रिप हो तो कोई भी आप लाइन उठा लें, किसी चीज़ को ले लें, अपनी स्किल की बेस पे भी आप पास कर सकते हैं। अगर आपने उस पर थारोली काम किया हो तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ 60+ आप मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपने उसको ऐसे राइटिंग को एज ए सब्जेक्ट लिया है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर है, तो ऐसे राइटिंग फेल होने की तो दूर बात, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और CSS में लोग 65+ 70 तक लोग मार्क्स लेते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिंपली वो 40, 41, 42 तक वो दे देते हैं और तो बस बात चल जाती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सेकंड पे तो हमने ये बात की कि हमने जो टॉपिक लेना होता है तो वो बड़ा हमने वर्किंग के बाद लेना होता है। और इसके अलावा तीसरी जो है फियर, हम इंग्लिश को लेके या ऐसे इंग्लिश में ऐसे को लेके हम बैठ जाते हैं, डर लेके बैठ जाते हैं कि जी ये तो हम कर नहीं सकते, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए ये करना ही मुश्किल है। तो ये जो फियर है ये हमें एग्ज़ाम में भी डोमिनेट करता है। सबसे पहले तो एक बड़ा प्रेशर होता है जब एक एस्पिरेंट जाता है CSS के लिए, कोई फर्स्ट टाइम जाता है, कोई सेकंड टाइम जाता है। अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो वो ये सोच रहा होता है कि मैं सबसे बड़े पाकिस्तान के एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इतने सारे लोग आए होते हैं एक दूसरे को देख के। और कोई मेरी तरह का जो बेचारा बाइक पे जाने वाला या साइकिल पे जाने वाला हो तो वो जब प्राडो में देखता है, ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ देखता है, तो एक वो बिल्कुल एक प्रेशर में आ जाता है। सबसे पहले पेपर भी CSS का ऐसे राइटिंग का होता है और वो प्रेशर लेके बैठ जाता है। एक फियर पहले ही होता है CSS का, फिर दूसरा बैठ जाता है। जब एक दफ़ा ये प्रेशर ले जाता है, फेल हो जाता है, अगली दफ़ा आता है, सेकेंड टर्म होती है, तो फिर एक खौफ होता है कि यार पिछली दफ़ा फेल हो गया था, अब फिर क्या होगा। तो अब जो पहले फेल होने का खौफ है वो भी ऐड हो गया। अब तीसरी दफ़ा है तो फिर कहता है मरूंगा या ज़िंदा रहूँगा, क्या होगा, मैं तो CSS ना किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैंने CSS किसी ने नहीं किया तो वो नाकाम बंदा है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। CSS एक अलग से एक टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। अगर किसी ने 6 महीने साल सही डायरेक्शन में लगा लिए CSS कर जाएगा। अगर कोई PhD है, उसने सही तरीके से टाइम नहीं दिया, CSS नहीं कर पाएगा। तो CSS की बेस पे आप कभी भी किसी को असेस ना करें कि इसने CSS में अपीयर हुआ था तो ये फेल हो गया है तो ये निकम्मा बंदा है, नालायक है। ऐसी बात नहीं है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी में, उनके इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं कि CSS जैसी बड़ी एग्ज़ाम को वो अहमियत ही नहीं देते। कुछ गलतियां होती हैं इंसान को जब वो समझ नहीं पा रहा होता, कुछ हकायक होते हैं जिनकी उनको डायरेक्शन होती है। सम टाइम फिर उनको जोश आता है कि जी पावर होनी चाहिए, कहीं पे मैं जाऊं तो ज़रा सलूट होने चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए। तो CSS क्यों ना करूं मैं, मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पावर चाहिए। मैं जहाँ पे जाऊँ मेरी पता हो कि यार CSP है या फ़लाँ फ़लाँ। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो अल्टीमेटली, लेकिन
पेपर की बात करें, CSS के इंग्लिश ऐसे की बात करें, तो फियर भी एक चीज़ है जो डोमिनेट करने के बाद स्टूडेंट उस पर ग्रिप नहीं कर पाता, फेल हो जाता है। चौथा हमारा जो है मिसमैनेजमेंट, कि हम सही तरीके से इस चीज़ को मैनेज नहीं करते। मैनेज की बात करूं या मैनेजमेंट की बात करूं तो ये बड़ी एक लंबी बात बन जाएगी। सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने आप को असेस करें, उसके बाद मैनेज करें। हर चीज़ आप सीख सकते हैं अपनी ज़ात से। असेस करें खुद को, फिर अपने आप को मैनेज करें। कोई भी इंसान वीक नहीं है। जो सोच सकता है, बात कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, वो कोई भी इंसान वीक नहीं है। उसको सही डायरेक्शन नहीं मिली होती, वो बेचारा सही डायरेक्शन, एक दफ़ा जब मिस स्टेप बंदा हो जाता है, सीढ़ियों में आप पहली सीढ़ी से फिसलते हैं तो आपको ज़ख्म नहीं आते, चोट नहीं लगती, आप जो है संभल जाते हैं, पता भी नहीं किसी को चलता। आप आखिरी सीढ़ी से फिसलते हैं तो गिरते गिरते आपको पता चल जाता है और अपने डैमेज हो चुके होते हैं कि आपकी पहचान करना मुश्किल होती है। तो इनफैक्ट जो इंसान ज़िंदगी में कहीं पे हिचकोले खा रहा होता है, उसको या तो गुर्बत ने, या वसाइल की कमी ने, या किसी गाइडलाइंस की कमी ने, या सही तरीके से शुरू में डायरेक्शन या टीचर का अवेलेबल ना होना, या अच्छे स्कूल का अवेलेबल ना होना, वो बेचारा ज़िंदगी में इतना ज़ख्मी हो चुका होता है कि वो मार खाने का आदी हो चुका है। तो असल में मेरे राय के मुताबिक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक, मेरे मुतालिक मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है, वो अपने आप को असेस नहीं कर पाता, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। किसी भी स्टेज पे आपको कामयाबी चाहिए तो वही स्टेज है, उधर रुक जाएं, कोई चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को असेस करें, अपने आप को मैनेज करें। वही आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा, वही आपकी नाकामी का आखिरी दिन होगा। ये मेरी बात आप बांध लें, पल्ले बांध लें। जब इस पे अमल करेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी, कामयाबियाँ आपका बिल्कुल हमेशा के लिए दरवाज़ा खुला खोल देंगी। और उसके बाद भी फिर एक बात कहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि इंसान में हम्बलनेस होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए, अल्लाह ताला से डरने वाला हो। जो करो खुद में अपनी बलबूते पे करो, अल्लाह से मदद मांगो, और फिर जब कर लो तो अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआ करो। ये इंसान का एग्जैक्ट जो है एक अच्छे मुसलमान का एक अकीदा होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने ओवरऑल बात की कि हम जो है मैनेज नहीं कर पाते। CSS के इंग्लिश ऐसे की बात करें तो हम मैनेज नहीं कर पाते किस चीज़ को, कि हमने उसकी कितनी हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है। CSS का पेपर भी वाइट होता है जिस पे आपने लिखना होता है, तो हम कहाँ से शुरू करें। मुझसे तो लाइनों में सीधा भी नहीं लिखा जा रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे अब देखें कि इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह एक वर्किंग होती है। ये आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे, हाँ जी, इसमें वर्किंग होती है। आप CSS के जो आपकी मेन जो क्रूशियल एरिया होता है आपका आउटलाइंस होता है। आउटलाइंस ना तो आपको 50-60 की ज़रूरत होती है, ना ही 5-7 की ज़रूरत होती है। एक मीडियम सी तकरीबन 10 के राउंड अबाउट आपकी आउटलाइंस हों तो आउटस्टैंडिंग होती हैं। लेकिन उस 10 आउटलाइंस के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, ये हम आने वाले टॉपिक्स में इसी पे बात करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए टाइम स्पेंड करना है, तभी आप जाके इसको गेन कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश ऐसे की बात करें या ओवरऑल CSS की बात करें तो क्या क्वालिफिकेशन मैटर करती है? एक ग्रेजुएट बंदा, एक PhD बंदा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती इस मुतालिक। करती भी है, लेकिन किस लिहाज से नहीं करती कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड बंदा कर सकेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ, सिर्फ हार्ड वर्क काम करेगी? नहीं, ये भी बात नहीं है। आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, आपका पेन बड़ा चलता है और आप बड़ी इंग्लिश बेहतरीन लिखते हैं, ये नहीं। ट्रिक आपका कोई काम कर जाएगा, कोई दुआ, कोई आपके टोटके मोटके, ऐसी भी बात नहीं है। ट्रिक भी काम करते हैं। अहमियत हर चीज़ की है, क्वालिफिकेशन की भी है, हार्ड वर्क की भी है, राइटिंग की भी, ट्रिक की है। लेकिन टोटली डिपेंड, मैं कहता हूँ, ना ट्रिक पे कर सकते हैं, ना राइटिंग, ना हार्ड वर्क, ना क्वालिफिकेशन, ना सिर्फ दुआ पे, ना सिर्फ मटेरियल पे जो आपके पास है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं, अरस्तु होते हैं, फ़िलासफ़र होते हैं, बैठ जाएँ उनसे बात करने को, वो आपको बात करने का मौका ना दें, लेकिन CSS में ठुस। तो ऐसी बात जो है, क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जब नहीं काम करती तो फिर करना क्या है? तो इनका हमने सबसे पहले आपको स्किल होनी चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं उसकी तरीक़ाकार क्या है, किस काम को कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका अंजाम कैसे लेके आना है, तो कैसे हो सकता है। मैं एक थोड़ी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी टॉपिक के मुतालिक ही है थोड़ी सी। आपको मैं एक बंदे के बारे में बताता हूँ जी। वो बंदा आया था, गाड़ी से उतरा है और कपड़े उसने पहने हुए थे और
मुझे नहीं पता चल रहा कि वो फ्रेश था या बिल्कुल थका हुआ था, बस शक्ल से परेशान था या खुश था, मुझे नहीं इसका आइडिया। अच्छा, थोड़ा सा कद में भी इतना मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 6 फुट का था या 5 फुट, इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अच्छा, बालों से भी उसके कुछ बाल सफ़ेद थे, कुछ काले थे। आँखों में बस थोड़ी सी मायूसी थी, थका हुआ था। चेहरा भी आगे इतना नहीं था, और उम्र के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो कंफर्म नहीं कह सकता। अच्छा, बाकी जो है सेहत के हिसाब से भी मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि वो 100% ओके था या बीमार था। अच्छा, ये जो मैंने सारी एक बंदे के बारे में बातें बनाई हैं, आप सोचें कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको समझ कख नहीं आएगी कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो बंदा कैसा दिखता है, क्या उसकी अल्टीमेटली आप उसको कैसे कंसीव करते हैं। अब मैं एक बंदे के बारे में बात करता हूँ कि जी एक बंदा आया है, वो मर्सिडीज़ पे आया है और उसने जनाब टाई कोट पैंट लगाया हुआ है, वेल ड्रेस्ड है, वेल कॉम्ड है, उसके हेयर्स हैं और मूछें भी बड़ी ज़बरदस्त उसने रखी हुई हैं और बड़ी पर्सनैलिटी है। हाथ में उसके एक लैपटॉप है और जो है एक जगह से उतरा है, दूसरे किसी ऑफिस में इंटर हुआ है। अब एक पर्सनैलिटी जिसके बारे में मैंने आपको बात की है, तो क्या समझते हैं। अब मैं उसकी एज की भी बता देता हूँ कि वो तकरीबन 35-40 ईयर का है। तो अब आप क्या समझते हैं कि वो कोई सही होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई इस तरह का होगा, कोई इस तरह होगा। अब बातें वही हैं, लेकिन मैंने पहले जो अंदाज़ बताया वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरे में मैंने जो बात बताई, अब समझ आ रहा है कि कोई बंदा किसी के बारे में एग्जैक्ट बता रहा है कि ये इस तरह का, इस वैरायटी का, इस क्वालिटी का बंदा होगा। अल्फाज में आपने सारी की सारी तस्वीर कुशी कहानी लिखनी होती है। कितनी क्लियर कहानी आप अपने वो बनाते हैं, लिखते हैं, उसके लिए स्किल एक नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप उनको एज ए कम्बिनेशन करते हैं तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं होती। तो ये जो इम्पॉर्टेंट आपको मैंने एक एग्जांपल से कोट किया, इसको माइंड में बिठा लें कि मैंने पहले जो अल्फाज अदा किए उससे कुछ मतलब नहीं निकल रहा था, लेकिन मैं जब थोड़ा सा प्रिसाइज हुआ, टू दी पॉइंट हुआ, तो वो चीज़ क्लियर हो गई थी। सेम इस तरीके से होता है जब आप लिख रहे होते हैं, जब आप क्लियर होते हैं, टू दी पॉइंट होते हैं, तो आपकी बात वजन रखती है, आपकी पर्सनैलिटी बोल रही होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी को अल्टीमेटली CSS में चाहिए जो CSP उन्होंने बनाना है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है अपनी राइटिंग में, अपनी स्किल में। तो कैसे निखारते हैं, यही आपका इम्तिहान है। अच्छा, उसके बाद आता है रोल ऑफ ट्यूटर। सिर्फ और सिर्फ ट्यूटर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। PhD होगा, 4 महीने 6 महीने आप लगाते रहें, आपकी ना कंपोजिशन ठीक कर पाएगा, ना ऐसे ठीक कर पाएगा। आपने खुद अपने आप को एंगेज करना है। ट्यूटर आपको सिर्फ गाइड करेगा, गाइडलाइन की तनाजुर में आपने अपने आप को ठीक करना है। टीचर भी ज़रूरी है, आप खुद भी ज़रूरी हैं। सिर्फ और सिर्फ टीचर पे डिपेंड करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे रिलाय करें, ये भी ठीक नहीं है। आपने टीचर से गाइडलाइन लेनी है, उस गाइडलाइन की जो है लाइन में आपने एक्शन करना होता है। जब आप एक्शन कर लेते हैं तो ट्यूटर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडिविजुअल भी हो जाता है। तो इन दोनों को अलग करें, आप कोशिश ना करें तो ना आप एम है, ना आपका टीचर एम है, ना उसकी गाइडलाइन एम है। प्रैक्टिकल आपने करना है, टीचर ने सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में आपको गाइड करना है, आपने उस पर अमल करना है। जब अमल कर लेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। उसके बाद है कि ये लक बेस्ड नहीं है। आप दुआ ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लक पे छोड़ दें कि मैं CSS में जाऊंगा, फलाना मैं टॉपिक करूंगा, ये फलानी चीज़ कर लूँगा, तो इस तरीके से छोड़ देंगे तो कतन नहीं होगा। जितना दूसरे किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को आप टाइम देते हैं, एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट को टाइम जो देते हैं, उसी तरीके से उस 100 मार्क्स के इक्वल, कम अज़ कम इक्वल CSS के ऐसे राइटिंग को ज़रूर दें। ऐसे और कंपोजिशन आपके 2 मेन क्रूशल टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि इनमें जो फेल की रेशो ज़्यादा होती है, लेकिन आप स्किलफुली इनको करें तो 70+ आपको मार्क्स देते हैं। उसके बाद आता है इट्स बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एडवाइस। ये मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूँ कि आप CSS अगर करना चाहते हैं, ऐसे को करना चाहते हैं, आपके पास अगर टाइम है CSS के लिए, तो आज हम आज अगस्त की 2 तारीख है, मैं जो बात कर रहा हूँ, तो आज अगर कोई स्टार्ट करता है तो थोड़ा थोड़ा सा भी लेते हुए, थोड़ा थोड़ा सा भी करते हुए, कम से कम हफ्ते में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे भी देता रहे, तो वो अल्टीमेटली वो पहुँच जाएगा उस अपने टारगेट पे। लेकिन जब आप एंड पे ये चीज़ सुनेंगे, अमल करेंगे, तो 1 महीना कम से कम आपको चाहिए होगा इस पूरी चीज़ को एक्सरसाइज करने के लिए।
अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं एक और भी इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि अगर फ़र्ज़ किया हमारा जो प्लान है हम जो कर रहे हैं वो बड़ा फ्लेक्सिबल है। अगर लेट्स सपोज आप के पास अभी टाइम नहीं, हफ्ते के बाद आते हैं, 15 दिन के बाद आते हैं, नेक्स्ट मंथ से आते हैं, तो आपके पास एक सिंक्रोनाइज्ड वे से एक्टिविटीज़ पड़ी होंगी कि आपने पहले लेक्चर लेना है, उसकी जो रोशनी में आपने दूसरा एक्शन क्या करना है, तीसरा लेक्चर लेना है तो क्या करना है, पांचवा लेक्चर लेना है तो अब तक आपको क्या कर लेना चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप आप खुद से ही आपके जो है ना वो चीज़ें गाइड होती जा रही होंगी। तो ये बड़ा एक हमारा जो फोरम है बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा एक इस लिहाज से लॉजिकल रीज़नेबल है कि आपको टाइम से बाउंड नहीं होना पड़ता। आपकी जॉब है, आप लाजमी नहीं है कि आप 4 से 5 बजे तक या किसी टाइम में स्पेयर हों। जब आप फ्री होते हैं तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अपने टीचर आपको बता रहा होगा, आपने उसकी लाइन में जब एक्शन करना है, जब ये पोजीशन में होंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। अच्छा, उसके बाद है आवर कोर्स ऑफ एक्शन, हम कैसे लेके चलेंगे। हमारा जो तरीक़ाकार होगा, हम सबसे पहले इस स्किल को इन्हेंस करेंगे कि ऐसे राइटिंग में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। वो चीज़ें जब उस पर हम बात कर लेंगे कि ये चीज़ें जो हैं आपके ऐसे में होनी चाहिए, तो उसके बाद हम मटेरियल पे बात करेंगे। फ़र्ज़ किया कोई एजुकेशन के मुतालिक, एजुकेशन के सिस्टम के मुतालिक, जर्नलिज्म के मुतालिक, सोशल इवल के मुतालिक, टेररिज्म के मुतालिक कोई भी टॉपिक आता है, आप उस पर ऐसे कब लिख सकते हैं जब आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, जब आपको पता हो कि टेररिज्म है क्या, पाकिस्तान में कब शुरू हुई, इसकी फेजेस क्या हैं, किस किस शक्ल में हो सकती हैं, इसके लिए वेपनाइज कौन से सिस्टम यूज़ होते हैं, कौन सी तरीक़ेकार हैं टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के, या फिर जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं कौन कौन से तरीके अप्लाई करते हैं टेररिज्म के लिए, या जो टेररिज्म इसका फैक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अगर आपको इसकी सारी एक बेस होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके पास मटेरियल होगा, तभी आप उस टॉपिक को ग्रिप कर सकते हैं। तो मीन क्या है, हमने इस टॉपिक जो है एसेस राइटिंग की स्किल्स पे पहले बात करेंगे कि ये आपके पास स्किल होनी चाहिए। आपने जो आउटलाइनिंग करनी है वो कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे डालनी है, कोट्स वगैरह कैसे डालनी है, कहाँ से लेनी है, क्या करना है, तो वो अल्टीमेटली आपको मैटर ज़रूर करेंगी। लेकिन हम उसके साथ साथ इंग्लिश ऐसे के जो मटेरियल या जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट 5 से 6 टॉपिक पे हम कंप्लीटली बात करेंगे। थारोली जो है 2-2 3-3 लेक्चर पे हम बात करेंगे। ये चीज़ है कि आप जर्नलिज्म पे बात करते हैं तो मास मीडिया पे बात करते हैं। अगर आप किसी साइंस फील्ड से हैं, मास मीडिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो भी आपकी इतनी एक अंडरस्टैंडिंग उसमें हो जाए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। आप जब लिख रहे हों तो जज करने वाले को पता हो कि सहाफ़त से इसको गहरा ताल्लुक भी है, जानता भी है, सारी चीज़ें कर सकता है। तो आपको नॉलेज इन चीज़ों का होगा, तभी आप जाके पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद है सबसे पहले और सबसे आखिर में आज के लेक्चर में अगर मैं ये आपको कहूँ कि आप सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज करें। ऐसे राइटिंग इज़ नॉट आ वन डे प्रैक्टिस, वन डे एक्टिविटी। आपको इसके लिए टाइम स्पेयर करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट के तौर पे लेना पड़ेगा, इसको थारोली वर्कआउट करना पड़ेगा। इस पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने आपको चेंज करना होगा, अपनी राइटिंग स्किल, अपने दिल और दिमाग में इसको जगह देनी होगी, तभी जाके आप इसको ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट बिल्डिंग हम करेंगे, इसको टैकल करेंगे। इसके बाद हम स्किल कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपकी राइटिंग स्किल वीक है तो राइटिंग स्किल कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, आपने इसको लेके कैसे चलना है, सारी हम इस पे बात करेंगे और इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके अलावा नॉलेज बिल्डिंग के जो हम ब्लॉक्स, जैसे हमने बात की कि 5-6 जो मेन एरियाज़ हैं उन पे हम थारोली बात करेंगे कि ये एरिया है, इसके बारे में जो फ़र्क किया हमने अपनी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी, ताकि जो है फिर इसके बाद जो आप लोग, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब हम CSS के आखिरी 10 दिनों में या आखिरी महीने में होंगे तब आप लोगों के पास टाइम शार्ट होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से 5 दिन में 10 दिन में एक एक्टिविटी ऐसी करवाऊंगा, एक एक्टिविटी होगी जिसकी बेस पे आपने वो जब एक्टिविटी आप कर लेंगे तब आप जो है ऐसे राइटिंग में बिल्कुल मार नहीं खाएंगे। और वो भी मैं आपको नहीं बताने लगा, वो तब कम अज़ कम आपके जो है 4 से 5 घंटे पर डे और तकरीबन 10 से 15 दिन आपको उस एक्टिविटी के लिए लगेंगे। तो वो जब आप कर लेंगे तो आप इट्स मीन कि ऐसे जो है आप कंप्लीटली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने में और अपनी फ्यूचर की जो स्ट्रेटजी है उसको सेट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और मैं इसी चीज़ की उम्मीद के साथ इस टॉपिक के जो है क्लोज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।